और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स से क्रैक एमपी एग्जाम बाय अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मन लगा करके अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके अपने भविष्य को एक नई उड़ान दे रहे होंगे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म देश का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपकी तैयारी में बेस्ट एजुकेटरों का सहयोग प्रदान कर रहा है। के लिए मैं अनअकैडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी छात्रों से विनम्र आग्रह और निवेदन करता हूं कि यदि आपको बाजारीकरण से बचना है, यदि आपको भ्रम जाल से बचना है, क्योंकि अनेक प्रकार की वही कोचिंग एसआई की तैयारी करा रही, वही कोचिंग एमपीपीएससी करा रही, वही कांस्टेबल बना रही, कोई आईएएस बना रही, तो इन सारी कोचिंगों के यदि आप भ्रमजाल से बचना चाहते हैं और अच्छे टीचरों की टीम से पढ़ना चाहते हैं, आज ही अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए और अपने भविष्य को एक नई उड़ान प्रदान करिए। मैं अनिल कुमार उपाध्याय आप सभी की इस तैयारी में एक छोटे से मैं सहयोग करूंगा। आप सभी को पता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, साथ में नेशनल लिटरेसी अवार्ड से भी सम्मानित हो चुका हूं और लगभग 10 साल का अनुभव है किस प्रकार से एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी को एक चीज ध्यान में रखना, सफलता तभी आपको प्राप्त होती है जब आपकी रणनीति अच्छी होती है। तो जितनी अच्छी आपकी योजना होगी उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी और सही रणनीति के साथ सटीक समय पर अपने भविष्य को यदि आपको उड़ान देना है तो आज ही अनिल कुमार उपाध्याय के साथ अन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। आज ही अन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए और भ्रमजाल से दूर रहते हुए अपने भविष्य को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी क्रैक करना हो या एमपी के विविध एग्जाम क्रैक करना हो, प्रश्न आता है कि आखिरकार अन अकेडमी को क्यों ज्वाइन करें। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अन अकेडमी को ज्वाइन करने के पीछे कई कारण हैं। नंबर एक, सबसे पहले यहाँ सारे तैयारी के जो कोर्स है उसको स्ट्रक्चर का स्वरूप प्रदान किया गया है। नंबर दो, यहाँ पर बेस्ट ट्यूटर जो इंडिया और मध्य प्रदेश के हैं उनका संग्रह करके उनके द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है। नंबर तीन, यहाँ सबसे ज्यादा डेली लाइव क्लासेस आपको सुनने के लिए मिलती हैं। अन अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हैं, रिटन एग्जाम दे सकते हैं और लाइव टेस्ट के माध्यम और क्विज के माध्यम से आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आप अभी किस स्तर पे चल रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके लिए आपको अनअकैडमी का चैनल और अनअकैडमी का ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। यदि आप इंडिया के बेस्ट ट्यूटरों के माध्यम से अपने कम समय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं उस विषय के कोर्स में जाकर के आज ही इस ऐप को डाउनलोड करके और अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए बेस्ट एजुकेशन टीम के साथ। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी ने मध्य प्रदेश पीएससी और व्यापम के माध्यम से एसआई कांस्टेबल अदर्स एग्जाम के लिए कोर्स का स्ट्रक्चर किया है। यदि आप 1 मंथ का पैकेज लेते हैं तो आपको 1400 रुपए देना है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक साथ नहीं देना है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, पर मंथ के अनुसार दे सकते हैं। तो जैसे 1 मंथ का है तो चूंकि एक साथ पे करना है, लेकिन आपका यदि 3 मंथ्स का है तो वो कितने का हो रहा है, 3500 रुपए का हो रहा है और आपको ईएमआई कितनी देनी है, 1.167।
अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो मैं आप सभी को एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ना लेकर के 12 मंथ और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और वो भी प्रतिज्ञा 01 कोड को यदि आप यूज करते हैं तो मित्रों आप सभी को 10% की छूट मिलेगी। तो आज ही आप अपने भविष्य को नई उड़ान देने के लिए 12 मंथ का स्ट्रक्चर कोर्स या 24 मंथ के स्ट्रक्चर कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और क्यों कीजिए, मैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए। इसका कारण है, वही छात्र सफलता के उच्चतम शिखर को छू पाता है जो छात्र निरंतर प्रयास करता रहता है और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखता है। 1 मंथ्स में आपने कहा चलो पढ़ लिया, अब हमारा क्या, लेकिन आपको 24 मंथ्स और 12 मंथ का जो बेनिफिट्स होगा, वो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, ढेर सारे आपके क्विज होंगे, विभिन्न प्रकार की आपको फायदा होगी, और इसको आप बेनिफिट्स ले सकते हैं और अपने भविष्य को उड़ान दे सकते हैं। इसीलिए आज ही एमपीपीएससी एवं व्यापम के सब्सक्रिप्शन को लीजिए, और लेने से पहले आप प्रतिज्ञा 01 कोड को यूज करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको ठीक 10% की छूट प्रत्येक स्ट्रक्चर में प्राप्त होगी। तो मित्रों आज ही आप सभी जो अनिल सर से जुड़ना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो आज ही पीपीएससी और व्यापम के जो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है उसे ज्वाइन करें, और अब अपने भविष्य को उड़ान दें। याद रखना, प्रतिज्ञा का 01 कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि इसके माध्यम से आपके सुनहरे भविष्य में योगदान के रूप में 10% की छूट भी आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों आज ही आप यदि व्यापम और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अनिल सर से यदि पढ़ना चाहते हैं, ध्यान रखना यदि ये अवसर चूके तो आपका भविष्य कुछ समय के लिए रुक जाएगा और फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपने भविष्य को निर्धारित समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज ही व्यापम और एमपीपीएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हुए अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ निरंतर जुड़ें। चलिए मित्रों, आज हम, जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा था कि मध्य प्रदेश हम अलग तरीके से पढ़ाएं, और उस मध्य प्रदेश की जो जानकारी वो हम आपको जिले वाइज उपलब्ध कराएंगे। प्रारंभ में हम 52 जिलों की जानकारी को एकत्रित करेंगे, और उन 52 जिलों की जानकारी के बाद हम मध्य प्रदेश के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। आखिरकार इसको हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं, इसको टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं, इसे नदियों का मायका क्यों कहते हैं, ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में जन्म ले रहे होंगे। लेकिन उससे पहले जब हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों की जानकारी को समाहित कर लेंगे, संग्रहित कर लेंगे, और ध्यान रखना मित्रों, जो भी हमको ऑनलाइन देख रहा है, खास करके अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, वो कॉपी और पेन लेकर के साथ में जरूर बैठें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपको इस पर समझाएंगे, बताएंगे, जिनका आप प्रयोग करें और नोट डाउन भी करते जाए। हमने पूरा प्रयास किया है स्लाइड के माध्यम से आपकी तैयारी को और आसान करने का, और आप इसके माध्यम से अपने भविष्य को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम मध्य प्रदेश यानी हृदय प्रदेश के भिंड जिले के विषय में जानेंगे। किस जिले के बारे में मित्रों जानेंगे? भिंड जिले के बारे में। आखिरकार भिंड जिले में ऐसा क्या है जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है? और एक बात मित्रों आप याद रखना, तैयारी एक, सफलता एक। मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़िए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ आपको एक बार तैयारी करनी है, और मध्य प्रदेश पीएससी के साथ साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जामों को आप क्लियर कर सकते हैं और अपने भविष्य को एक सुनहरे भविष्य का स्वरूप प्रदान करें। तो आइए मित्रों, साथ में जो खास करके एमपीपीएससी की तैयारी कर उन मित्रों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सबको पता होगा कि 3 नंबर के क्वेश्चन आपकी सफलता में बहुत ही सार्थक होते हैं और महत्वपूर्ण। इन 3 नंबर के प्रश्नों में पूरा नंबर कैसे प्राप्त किया जाए, आज ही आप अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़िए और देखिए कि भिंड जिले में वो प्लेस कौन से हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया टेर का किला, आपको क्वेश्चन में दे दिया खाली भिंड, तो 3 नंबर में इसको कैसे लिखेंगे? तो पॉइंट वाइज जानकारी भी हमने यहाँ पर आपको संग्रहित करके आपके समक्ष
एक प्रयास किया है। ये मित्रों, अब हम भिंड के बारे में जानते हैं। ये देखिए एक मैप, जो कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि इस मैप को सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से देखें, ज्योग्राफिकल दृष्टि से बिल्कुल भी ना देखें। तो इसके जो फेमस प्लेस है, जैसे मैंने कहा गंदरगुआ हनुमान मंदिर, यानी इनको कहते हैं डॉक्टर हनुमान। इनको क्या कहते हैं? डॉक्टर हनुमान। तो डॉक्टर हनुमान से तात्पर्य क्या हो जाता है कि डॉक्टर हनुमान से तात्पर्य होता है कि भाई डॉक्टर हनुमान का मतलब एक ऐसा मंदिर जो कहाँ स्थित है। आप सभी को पता, मेहगांव, जो कि भिंड जिले का एक तहसील है, उसके अंतर्गत ये स्थित है। और इसको डॉक्टर हनुमान मंदिर इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो हनुमान जी की प्रतिमा के पास जो हवन होता है, उसकी जो राख होती है, यदि डेली उसको पानी में डाल के स्नान किया जाता है तो आप कुष्ठ रोग से दूर हो जाते हैं। ऐसे कई प्रकार है, जैसे ये रोन के विषय में, रोन क्यों फेमस है। फिर आपको ये दिख रहा होगा टेर का किला, तो अभी आगे चल के हम पॉइंट वाइज, ये रेणुका माता मंदिर हो गया, ये आपका गोरबी हो गया। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। लेकिन इस प्रकार का जब अध्ययन आपके समक्ष होगा, मानो 3 नंबर में रेणुका माता मंदिर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? रोन आ गया 3 नंबर में, तो क्या लिखेगा? टेर का किला आ गया। तो हमने इस प्रकार से ये सारी भिंड जिले की जानकारी को समग्र किया है, जिससे आप अपने भविष्य को उड़ान दें और आपको किसी बुक और किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए मित्रों, अब हम जानकारी, सबसे पहले भिंड जिले के इतिहास की बात करें तो आखिरकार भिंड जिले का नाम भिंड क्यों पड़ा? तो जब हम हिस्ट्री में जाते हैं और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार देखते हैं, तो आप सभी को पता है कि प्रारंभ में भिंड जो था, उसे हम किस नाम से जानते थे? भदावर नाम से। तो कभी भी यदि प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश के किस जिले को भदावर नाम से जाना जाता है, तो वह जिला कौन सा है? भिंड है। और भदावर क्यों? क्योंकि यहाँ पर भदौरिया राजाओं का क्षेत्र रहा। जैसे कहते हैं रियासत किसकी रही, तो ये रियासत किसकी रही? भदौरिया राजाओं की रही। उसके बाद भिंड का नाम जो है ना, वो किस ऋषि के नाम पे पड़ा? तो भिंडी ऋषि के नाम पर इस जिले का नाम भिंड पड़ा। इस प्रकार से मित्रों हमको जानकारी में होना चाहिए कि आखिरकार भदावर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो भिंड जिले को जाना जाता है। और भिंड जिले का नाम ऐतिहासिक मान्यताओं में जाए तो भदौरिया राजवंश जो था, उस राजवंश के राज्य क्षेत्र के कारण इस भिंड जिले को भदावर क्षेत्र कहते थे। और बाद में इसी भिंड जिले को भिंडी ऋषि के नाम पर इस जिले का नाम भिंड पड़ा। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, यानी कि जहां पर सेक्स रेशियो की बात आती है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला यदि कोई है, तो मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड है। यहाँ 1000 पुरुषों पर 838 महिलाएं होती हैं। इस प्रकार से कई बार, चाहे वो एमपीपीएससी की बात रही हो या वनडे एग्जाम की बात रही हो, आपके इस प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो भिंड है। दूसरा प्रश्न कि भिंड को कई प्रकार की संज्ञाएं दी जाती है, तो ध्यान रखना, कई बार पूछा गया कि मध्य प्रदेश को किस जिले को क्या कहते हैं? बागियों का गढ़। क्या कहते हैं मित्रों? बागियों का गढ़। तो यह भिंड जिला है जिसे क्या कहते हैं? बागियों का गढ़ कहते हैं। अब मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर यदि हम बात करेंगे, जो जनसंख्या का आधार है, उस आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी तहसील कौन सी है मित्रों? रोन, जो कहाँ स्थित है? भिंड जिले में। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि प्रश्न आता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम एसटी पाए जाते हैं? एसटी मतलब आप सभी जानते हैं, ऐसी जनजाति, आदिवासी। तो सबसे कम किस जिले में आदिवासी पाए जाते हैं? तो सबसे कम आदिवासी भिंड जिले में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का भिंड एकमात्र जिला है जहां पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लोग पाए जाते हैं। और मुख्य फसल आपको मैंने प्रारंभ में बताया, जैसा कि मुरैना जिले में था, मुरैना और भिंड सरसों के लिए फेमस है। इस प्रकार से यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है रावतपुरा सरकार। ये भिंड जिले की लाहार तहसील के अंतर्गत स्थित है। ये काफी प्रसिद्ध है और रावतपुरा सरकार के नाम से यहाँ पर एक धार्मिक स्थल स्थित है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने देखा कि भिंड जिले का नाम भिंड किस आधार पर पड़ा, तो उसके दो आधार थे। पहला आधार था भदावर, यानी भदौरिया राजाओं की राजधानी होने के कारण, उनका क्षेत्र होने के कारण इसे
भदावर की संज्ञा की गई, जिसे बाद में भिंड ऋषि के नाम पे भिंड जिले कर दिया। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में? तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? भिंड जिले के, यानी यहाँ 1000 पुरुषों पर 838 महिलाओं का रेशियो। इसी प्रकार से बागियों का गढ़ किसे कहते हैं? तो भिंड जिले को कहते हैं। इसी प्रकार से सबसे छोटी तहसील, कैसी तहसील? सबसे छोटी तहसील रोन किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के सबसे छोटी तहसील रोहन स्थित है। वो छोटी किस आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर। सबसे कम एसटी भिंड जिले में पाए जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें सबसे कम एसटी पाए जाते हैं, तो वो किस में पाए जाते हैं? भिंड जिले में पाए जाते हैं। इस प्रकार से रावतपुरा सरकार जो एक धार्मिक स्थल है, तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लाहर तहसील के अंतर्गत यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अवस्थित है। आइए अब हम इसके आगे के बारे में जानते हैं। गोहत। गोहत ध्यान रखना मित्रों, जब हम महाभारत कालीन बात करते हैं और इस स्थान का नाम गोहत क्यों पड़ता है, तो आप सभी को पता है, जब भगवान कृष्ण गाय चराने आते और गायों का जो अंतिम पड़ाव होता था, जिससे आगे गाय नहीं जाती, जिसे कहते हैं रेखा, उस रेखा से बाहर नहीं जाती, यानी गायों की जहां तक हद थी, जिस एरिया तक वो सिर्फ चर सकती थी, उस आधार पर, यानी गो प्लस हद, यानी गायों की जहां हद थी उस आधार पर इस क्षेत्र विशेष का नाम क्या पड़ा? यानी गायों की गोहत जो है ना, वो काली मूंग चावल के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर काली मूंग चावल का उत्पादन किया जाता है और इसी के पास में मिहोना की तरफ जब आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मिहोना की तरफ। चावल कौन सा पैदा हो रहा है? काली मूंग चावल। और जब मिहोना की तरफ जाएंगे, तो गोवा से मिहोना की तरफ जाते समय आपको एक बैसली बांध पड़ेगा। ये कई बार एमपीपीएससी में पूछा गया है और एमपी के बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि बैसली बांध कहाँ स्थित है, तो मित्रों ध्यान रखना, गोहद में स्थित है। इसके बाद अभी आपने देखा होगा, दो गांव चर्चा के विषय रहे, एक कोषण और एक बरोही। ये दो भिंड जिले के ऐसे स्थान है जहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग को, कौन से विभाग को मित्रों? भारतीय पुरातत्व विभाग को हाल ही में महाभारत कालीन नगरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन सी नगरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? महाभारत कालीन नगरी के साक्ष्य। इसके बाद मित्रों आप सभी ने देखा होगा, एक नाम सुना होगा, डॉक्टर सत्यदेव कटारिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे और ये मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भी रहे, जो अब हम सबके बीच उपस्थित नहीं। स्वर्गीय सत्यदेव कटारे। अब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सत्यदेव कटारे का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए जिला कौन सा है? भिंड। यदि तहसील पूछता है तो तहसील कौन सी है? अटेर। यानी इनका संबंध किससे है? अटेर तहसील। तो अटेर तहसील में भी यदि ग्रामीण स्तर पर जाता है तो गांव कौन सा था? मनेकपुर। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे का संबंध मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर तहसील के मनेपुरा गांव से था। यह मध्य प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री भी रहे। इसके बाद मित्रों भिंड जिले का एक चर्चित नाम है, और वो भिंड जिले का चर्चित नाम क्या है? का नाम है डॉक्टर अरविंद भदौरिया। यानी डॉक्टर अरविंद भदौरिया जी का नाम फेमस क्यों है इस समय? तो सबसे पहली बात तो वर्तमान में डॉक्टर अरविंद भदौरिया जी मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और वो भी कैबिनेट मंत्री कौन सा विभाग में? सहकारिता विभाग। कौन सा विभाग? सहकारिता। अब आप सभी को लग रहा होगा कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के छात्र और मध्य प्रदेश से बाहर जो लोग मध्य प्रदेश के एग्जाम को देते हैं, उन सभी को पता हो कि जब से मध्य प्रदेश की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा रही हो, चाहे एसआई की भर्ती परीक्षा रही हो, इन परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। इसीलिए यहाँ पर हमको ये जानना चाहिए कि भिंड जिले के निवासी डॉक्टर अरविंद भदौरिया, जो कि अटेर
तहसील के निवासी हैं। वो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के मनोनीत उपाध्यक्ष। आप सभी को पता है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, कार्य करती है और लोगों के इलाज, यानी कि सबसे ज्यादा इसका संबंध जो है ना वो किससे है, जन सेवा से, उसके आप उपाध्यक्ष हुए। तो मित्रों एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखना, डॉक्टर अरविंद भदौरिया का संबंध किससे है, भिंड जिले से। भिंड जिले की किस तहसील से है, अटेर तहसील से है। वर्तमान में डॉक्टर अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, साथ ही मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के आप वाइस प्रेसिडेंट भी। इस प्रकार से मित्रों आप सभी ने देखा होगा कि पहले जो रेलवे लाइन थी वो सिर्फ भिंड तक थी और भिंड से वह शिवपुरी होती हुई कहाँ जाती थी, इंदौर के लिए जाती थी। लेकिन मित्रों इसको उत्तर प्रदेश में कब जोड़ा गया, अभी आपके समक्ष प्रश्न आ जाता है कि जो भिंड में रेलवे व्यवस्था थी उसको उत्तर प्रदेश के किस जिले से जोड़ा गया या किस राज्य से जुड़ा हो। तो ध्यान रखिए आप, जब राज्य की बात आए तो उत्तर प्रदेश है और जब जिले की बात आए तो इटावा जिले से जोड़ी गई। किस जिले से जोड़ी गई है, इटावा रेलवे स्टेशन से जोड़ी गई, जो कि इंटर स्टेट कनेक्शन में आ गया। अब भारतीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने, अगर आपको दिनांक पूछा जाता है, वो दिनांक है 27 फरवरी 2000 का, कितनी फरवरी, 27 फरवरी 2016 को भिंड रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन को रवाना किया गया जो उत्तर प्रदेश के इटावा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो उस समय के भारतीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने और साथ में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। अब मित्रों मध्य प्रदेश का एक गांव कस्बा कह लो गोरमी बड़ा चर्चा का विषय रहा। वो चर्चा का विषय ये रहा कि एक बार प्रश्न पूछा गया था कि गोरमी तहसील कब बना। भिंड जिले का जो गोरमी नामक ग्राम था वो तहसील कब बना, तो आप सभी को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये 2010 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोरमी जो नामक गांव था उसको तहसील का दर्जा कब दिया गया, 2010 में। अब मित्रों हम आते हैं अटेर का किला। आप सभी ने सुना होगा, विभिन्न प्रकार की फिल्म्स, चाहे कच्चे धागे मूवी रही हो चाहे अदर्स मूवियां रही हैं, जब भी विभिन्न प्रकार की मूवीज की यहाँ शूटिंग की जाती है तो अटेर के किला को मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रखा जाता है। तो आप सभी को पता है कि अटेर का किला जो है ना वो चंबल नदी के किनारे, और इसका जो मूल नाम है वो क्या नाम है, देवगिरी दुर्ग। ये देवगिरी दुर्ग क्यों है, वो देवगिरी दुर्ग इसलिए है क्योंकि देवगिरी की पहाड़ी पर यह किला स्थित है। साथ ही में मित्रों इस किले की एक जो विशेषता है, यहाँ क्या देखने मिलता है, तो यह किला हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। अभी भी 3 नंबर में यह अटेर का किला आता है, यह देवगिरी का दुर्ग आता है, तो आप लिख सकते हैं कि देवगिरी नामक दुर्ग मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर तहसील में अवस्थित है और यह दुर्ग हिंदू एवं मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। और इस किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 में कराया। कब कराया मित्रों, 1664 में कराया। इस किले के अंदर खूनी दरवाजा, राजा का बंगला, रानी का बंगला, 12 खंबा महल और बदन सिंह का महल, ऐसे कई इसमें तथ्य। तो मित्रों मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो यही बताना चाह रहा था कि यदि कभी पूछ लिया जाता है 3 नंबर में, क्योंकि चूंकि आप की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप अदर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी देना चाह रहे हैं, तो आप अलग अलग तो एमपी पढ़ने नहीं जाएंगे। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि मेरा एमपी पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ एक बार तैयारी करें और वो भी अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके करें, जहां अनिल उपाध्याय सर की क्लासेस आपको उपलब्ध रहेंगी। आप सभी को पता है कि अनिल सर पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश में प्रतिज्ञा के माध्यम से निःशुल्क अध्ययन करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा ना तैयारी एक सफलता नहीं। मैंने अभी अटेर का किला बताया, अटेर के किले में 3 नंबर में आपको 3 पॉइंट डालना है। तो वो 3 पॉइंट कौन से होते, सबसे पहला पॉइंट कि देवगिरी दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध अटेर का किला भिंड जिले की अटेर तहसील में अवस्थित। यह किला हिंदू एवं
मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इस किले का निर्माण राजा बदन सिंह ने 1664 में करवाया था। राजा का महल, रानी का महल, हाराखंबा महल और बदन सिंह का महल, ऐसे कई महल इस किले के अंदर अवस्थित। तो अब आप बताइए, यदि आप 4-5 बिंदु निकालते हैं और उन 4-5 बिंदुओं को याद रखते हैं, तो क्या 3 नंबर का क्वेश्चन आपका छूटेगा? तो कभी नहीं। चलिए मित्रों, कंटिन्यू हम जारी रखते हैं तैयारी को और आगे पॉइंटों पर बात करते हैं। हाल ही में इस किले को, इसको अटेर के किले को जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इस किले को क्या किया गया है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने, इसने मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इसे पर्यटन विरासत घोषित किया है। साथ में आपको मैंने पूर्व में ही बताया था कि यह महाभारत में वर्णित देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। अब विषय आता है, आपने एक नाम सुना होगा और एक कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गौरी सरोवर कहाँ स्थित है? तो गौरी सरोवर एक पर्यटक स्थल है जो कि भिंड जिले में स्थित है। कहाँ? भिंड जिले में मुख्यालय। आप कभी मित्रों जाएंगे तो यहाँ पर सुबह के टाइम काफी सारे लोग प्रातःकालीन घूमने आते हैं और भिंड जिले की जो एक मनमोहक तस्वीर यहाँ से प्राप्त होती है, वो गौरी सरोवर से ही प्राप्त होती है। कभी कभी इसको गौरी तालाब भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं, तो विभिन्न नामों से जाना जाता है। कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखें कि गौरी सरोवर नामक तालाब या गौरी सरोवर भिंड जिले में स्थित है। और मित्रों, यहाँ की जो सबसे फेमस मिठाई, आप किसी को भी पूछेंगे, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे होंगे और जिनका संबंध भिंड जिले से या मध्य प्रदेश से रहा होगा, तो यहाँ के पेड़े बहुत फेमस हैं। ऐसे पेड़े न केवल आपको मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए भिंड के पेड़े जब भी आप लोगों को भिंड जाना हो तो एक बार अवश्य खाएं, बहुत ही फेमस है। इसी प्रकार से मैंने आपको प्रारंभ में गोहद में वेस्ली बांध के बारे में बताया जो कि स्थित है। अब प्रश्न आता है, एक नया नाम चर्चा का विषय आता है, चौधरी राकेश सिंह। ये नाम आप सभी ने सुना होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस आदमी ने सदन में प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया था, उनका नाम चौधरी राकेश सिंह है। आप पूर्व में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। गोविंद सिंह का संबंध भी, जो कि आपको ध्यान होगा कि जो पिछले 15 महीनों की सरकार थी कांग्रेस की, उसमें जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो सामान्य प्रशासन विभाग की, तो डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि भिंड जिले के लाहर तहसील के मूलतः निवासी हैं, तो हमारे सामान्य प्रशासन मंत्री थे। तो चौधरी राकेश सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष और गृह मंत्री रहे, ठीक उसी प्रकार से सामान्य प्रशासन और गृह मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भी भिंड जिले से संबंध रखते हैं। इसके बाद मित्रों, यहाँ का एक चर्चित स्थान है माणेन। ये एक चर्चित स्थान है। तो माणेन जो है ना, वो भिंड जिले का एकमात्र ऐसा गांव है जहां से सर्वाधिक अधिकारी हैं। और यह गांव कहाँ पड़ेगा? जब आप गोरमी से मेहगांव या मेहगांव से गोरमी की तरफ आएंगे तो यह जस्ट बीच में पड़ेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? बागियों का गढ़ कह लो, बेहड़ कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये सारे बेहड़ वाला जिला, सर्वाधिक बेहड़ वाला मध्य प्रदेश का कोई जिला है तो वह जिला भिंड है। कौन सा जिला है मित्रों? भिंड है। इस प्रकार से देखिए, हमने अभी मध्य प्रदेश में पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी, तो वहां पर हमने कहा पशुपतिनाथ का व्यापार मेला, तो वो कहाँ लगता था? मुरैना। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर भिंड की निवास से यदि किसी व्यापार मेले का आयोजन किया जाता है, किससे? भिंड की निवास। कौन सा मित्रों? भिंड की निवास। ये जो व्यापार मेला है, इसका आयोजन जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? भिंड जिले में किया। यह एक व्यापार मेला है जिसको नाम दिया गया है क्या? भिंड की निवास। और सबसे बड़ी बात जो अब हम आपसे करने जा रहे हैं आगे, वो ध्यान में रखिए, यहां से अक्सर प्रश्न आता है। आप लोगों ने सुना होगा मालनपुर। मालनपुर में कैडबरी और बड़ी बड़ी कई फैक्ट्रियां हैं। ये भिंड जिले की एक औद्योगिक यूनिट है। लेकिन आपको ये याद क्यों रखना है? तो आपको मित्रों इसलिए याद रखना है कि भिंड जिले का औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जो है ना, वह हाल ही में भारत सरकार की रक्षा उत्पादन कंपनी है एक, वो कौन सी? साइमन इंडिया क्रॉप्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी? साइमन इंडिया क्रॉप्स लिमिटेड। ये साइमन इंडिया क्रॉप्स लिमिटेड ने अपनी एक यूनिट कहाँ स्थापित की है?
तो भिंड जिले का औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर। आप सभी को एक चीज और अच्छे से याद रहनी चाहिए, कभी कभी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह, मित्रों कौन सा बंदरगाह? दूसरा सूखा बंदरगाह। तो वो दूसरा सूखा बंदरगाह भी कौन सा है? मालनपुर है। इसी मालनपुर में कौन सी कंपनी, भारत सरकार की रक्षा उत्पादन कंपनी, तो भारत सरकार की रक्षा उत्पादन कंपनी साइमन इंडिया क्रॉप्स लिमिटेड ने अपनी स्थापित की है। और इस यूनिट को इजराइल देश ने सहयोग, कौन से देश ने सहयोग किया है? तो इजराइल देश। तो कभी मित्रों आपके समक्ष ऐसा प्रश्न आए, हाल ही में इजराइल देश ने साइमन इंडिया क्रॉप्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक रक्षा उत्पादन कंपनी है, को सहयोग प्रदान करने की घोषणा की है। यह साइमन इंडिया क्रॉप्स लिमिटेड अपनी नई यूनिट मध्य प्रदेश के किस जिले में या किस स्थान पर स्थापित करने जा रही है? आपको ध्यान रहना चाहिए, किस स्थान पर जा रही है? मालनपुर। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और अब हम भिंड जिले के प्रमुख ऐतिहासिक, दार्शनिक और पर्यटन स्थलों पर प्रभाव डालते हैं। कि जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में वीडियो में कहा था कि हम सभी इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि तैयारी एक, सफलता अनेक। अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा एक ही उद्देश्य होगा, सिर्फ हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम को हम क्रैक करने का प्रयास करेंगे। मैं मित्रों आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश पीएससी की बात हो, चाहे वनडे एग्जाम की बात हो, यदि आपका कोई प्रश्न अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनिल सर के द्वारा पढ़ाए गए मध्य प्रदेश से बाहर आएगा, तो मैं आप सबको पार्टी दूंगा। जितने भी सब्सक्रिप्शन, जितने भी लोग अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनिल सर से जुड़े। तो आइए मित्रों अब हम प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, दार्शनिक स्थल और पर्यटक स्थल जो भिंड जिले में स्थित हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं, लेकिन एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 3 नंबर 6 नंबर की क्वेश्चन की भी हमको साथ में तैयारी करनी है, तो उस विषय में भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले गोहद का किला, क्या मित्रों? गोहद का किला। तो आप सभी को याद होगा कि हाल ही में इस किले को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। और गोहद किले का निर्माण किसने करा है? तो गोहद किले का निर्माण जो है ना, वो जाट राजा महासिंह, जाट राजा कौन से? महासिंह ने 16वीं शताब्दी में कराया था। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में कराया था। वर्तमान में ये जो किला है वो कैसी अवस्था में है? जीर्ण अवस्था में है। कैसी अवस्था में मित्रों? जीर्ण, यानी कि अच्छी कंडीशन में नहीं है। और इस किले के अंतर्गत जिस वास्तुकला का प्रयोग किया गया है वो वास्तुकला कौन सी है? कछारी महल जो है ना, वो ईरानी वास्तुकला का, यानी इसका जो कछारी महल है उसमें कौन सी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है? तो ईरानी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, प्रयोग किया है। ये महल 2 भागों में बटा हुआ है, एक पुराना और एक नया, ऐसे 2 भागों में। तो कहा जाता है कि पुराने किले का जो भाग है वो 1739 में जाट राजा भीम सिंह ने करवाया। मित्रों आपके समक्ष प्रश्न आता है कि गोहद का किला 3 नंबर में आपको लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि 16वीं शताब्दी में राजा महासिंह के द्वारा गोहद में जिस किले का निर्माण कराया गया उसे गोहद का किला कहते हैं। और यह किला यूनेस्को की धरोहर में हाल ही में शामिल किया गया। वर्तमान में यह जीर्ण अवस्था में, और इस किले के अंतर्गत एक कछारी महल है जिसमें ईरानी वास्तुकला का प्रयोग किया गया। यह महल 2 भागों में विभाजित है, पुराना किला, नया किला। पुराने किले का निर्माण 1739 में जाट राजा भीम सिंह ने करा। तो मित्रों 3 नंबर के प्रश्न का विशेष ध्यान रखें। गोहद का किला, यह किला भिंड जिले के गोहद तहसील में स्थित है। 16वीं शताब्दी में राजा महासिंह ने इसका निर्माण कराया था। हाल ही में इसे यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। यह किला वर्तमान में जीर्ण अवस्था में है। इसके कछारी महल में ईरानी वास्तुकला का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से यदि हम 5-5, 6-6 पॉइंट किसी भी स्थान विशेष के बारे में जानेंगे तो 3 नंबर के क्वेश्चन में हमको लिखने में आसानी होगी। अगर आपको 3 नंबर में नंबर प्राप्त करना है, अच्छे से नंबर प्राप्त करना है, तो आप ध्यान रखिए इस किले की पूरी विशेषता क्या है? कछारी महल में ईरानी वास्तुकला का प्रयोग, यानी इस किले का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है?
ईरानी वास्तुकला का प्रयोग। दूसरा किसमें शामिल किया गया है, तो यूनेस्को की धरोहर में। और तीसरी बात, इसका निर्माण किसने कराया, तो 16वीं शताब्दी में जाट राजा। ये मित्रों, ये हम अन्य विषय। मालनपुर, मैंने अभी पूर्व में आपके सामने वर्णित किया। मालनपुर मध्य प्रदेश का कैसा बंदरगाह है, दूसरा सूखा बंदरगाह है। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताइए पहला बंदरगाह कौन सा है, ये भी आपको आना चाहिए। और यह मालनपुर कहाँ स्थित है, तो भिंड जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। और हाल ही में आपको मैंने पूर्व में बताया कि हाल ही में भारत सरकार की रक्षा उत्पादन कंपनी साइमन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नए केंद्र का शुभारंभ भारतीय रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा किया। तो इस प्रकार से मित्रों, जब हम तैयारी करें मालन, तो हम लिखेंगे 3 नंबर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश के भिंड जिले का औद्योगिक क्षेत्र और मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह, जहां पर हाल ही में भारत सरकार की रक्षा उत्पादन कंपनी साइमन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नए केंद्र का शुभारंभ किया है। इस शुभ अवसर पर भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहे थे। इस प्रकार से मित्रों जब आप करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। इसी प्रकार से एक यहाँ का स्थान है पांडरी गांव। अब पांडरी बाबा का नाम आप सभी ने सुना होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि हम इस स्थान की बात करें तो यह एक ऐतिहासिक स्थल है। और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पांडवों ने अपना क्या बताया था, अज्ञातवास। और अज्ञातवास के दौरान एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। जिस गांव में कराया था उस गांव का नाम था पांडरी गांव। और आज यह मंदिर कैसी पहचान भूत मंदिर के रूप में हो गई है और आज इसे पांडरी गांव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बौरेश्वर मंदिर, कई बार आपसे पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बौरेश्वर मंदिर स्थित है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बौरेश्वर मंदिर है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। इस मंदिर का निर्माण जो है ना वो 8वीं सदी में कराया गया। कब कराया गया मित्रों, 8वीं सदी में। और ये मंदिर कब का है, गुप्त कालीन। ये कहाँ स्थित है, तो भिंड के जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर। और इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग स्थित है। क्या स्थित है मित्रों, शिवलिंग स्थित है जो कि 3 फीट लंबा और 2.5 फीट मोटा है। यह मंदिर जिस शैली पर बना है उस शैली का नाम क्या, उत्तर नगरी शैली। तो मित्रों आप लोगों को ध्यान रखना, बौरेश्वर मंदिर यानी 8वीं शताब्दी का मंदिर, ऐसे मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। कहाँ स्थित है, तो जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किस, इसके अंदर क्या है, तो भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है जो कि 3 फीट लंबी और 2.5 फीट मोटी है। इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया, तो उत्तर नगरी शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं। और मेहोना का सूर्य मंदिर, तो आपको पता है बरहत गांव में सूर्य मंदिर स्थित है। वर्तमान में यह खंडर अवस्था में है। आलमपुरा की छतरियां, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि आलमपुरा की छतरियां कहाँ स्थित हैं, तो मित्रों ध्यान में रखना आलमपुरा की छतरियां जो है ना भिंड जिले में स्थित हैं। और इनका जो निर्माण था वो होलकर वंश ने करवाया था। कई बार पूछा गया है मित्रों, जमधारा रेणुका माता मंदिर कहाँ स्थित है, जमधारा रेणुका माता मंदिर। तो ध्यान रखना यह मंदिर कहाँ स्थित है, तो भिंड जिले में स्थित है। यहाँ पर माता की जो प्रतिमा है वो लेटी हुई है। और कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम ने तपस्या की थी और अपने पिता के आदेश पर इनका सिर काट लिया था। और यह कहाँ स्थित है, भिंड जिले में। तो इस प्रकार से मित्रों हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी छूटने नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, तैयारी एक सफलता नहीं कम, छोटी से छोटी और बड़े से बड़े सारे स्थल, सारे पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी अनअकैडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके समक्ष देंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी सटीक प्रकार से हो सके। इस प्रकार से मैंने कमेंट पॉइंट्स में वर्णित किया था कि कौन सा, तो आप ध्यान में रखिए। चंद्रहुआ का हनुमान जी का मंदिर जो मेहगांव में स्थित है। मैंने आपसे बोला था प्रारंभ में जब पॉइंट का डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने बताया था कि ये प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मंदिर की राख को पानी में डालकर नहाने से क्या दूर हो जाता है, कुष्ठ रोग। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बूढ़े मंगलवार के दिन यहाँ विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर की इतनी प्रासंगिकता है कि दूर दराज अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर
आते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हमने भिंड जिले की संपूर्ण जानकारी जानी, और इस प्रकार से हमारी जानकारी तो भिंड ऋषि के नाम पर क्या पड़ा, भिंड जिले का नाम पड़ा। अब हम भिंड जिले से कितने प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का आंसर क्या होगा, उस विषय पे चलते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, भिंड है। ध्यान रखना, इसी प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए, तो हमको ध्यान में रखना है। भाइयों का गढ़ किसे कहते हैं, तो भिंड को कहते हैं। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील रोन किस जिले में स्थित है, तो भिंड जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह कहाँ स्थित है, किस जिले में, तो भिंड जिले में स्थित है। ध्यान रखना कौन सा है, मालनपुर है। मालनपुर में हाल ही में भारत सरकार ने क्या स्थापित किया है, तो साइमन इंडिया क्रॉप्स लिमिटेड, जो कि भारत की एक रक्षा उत्पादन कंपनी है, उसकी एक यूनिट की स्थापना की है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम एसटी पाए जाते हैं, तो सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, भिंड जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की किस जिले की मुख्य फसल सरसों है, तो चूंकि इसमें मुरैना ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, भिंड। वर्तमान में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रावतपुरा सट्टा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो मित्रों ध्यान में रखना किस जिले में स्थित है, भिंड जिले में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला यानी भिंड। निम्न में से कौन सी नदी भिंड जिले से प्रवाहित नहीं होती है, तो क्वारी नदी भिंड में है, बनास है, पहुजा है, सिंध है। तो ध्यान रखना सिंध नदी का प्रभाव नहीं होता है, काली सिंध का प्रभाव होता है। तो ये ध्यान में रखें, कहीं छात्र ये ना समझें कि सिंध और काली सिंध एक है, तो सर क्या कह रहे हैं कि सिंध नदी का प्रभाव नहीं होता है। नहीं, काली सिंध नदी का प्रभाव होता है, सिंध नदी का प्रभाव भिंड जिले में नहीं होता है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में किस जिले में शिशुपाल का शासन था, तो वो किसमें था, भिंड जिले में। इसके बाद बाराखंबा महल, बदन सिंह महल, राजा महल, रानी महल, खूनी दरवाजा, ये सब कहाँ स्थित है, ये भिंड जिले में। कहाँ, अटेर के किले में। रेणुका माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो भिंड जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर वैसली बांध है, तो मैंने आपको बताया, स्थान पूछ रहा है इसलिए गोद, यदि यहीं पर वैसली बांध का जिला पूछता तो जिला कौन सा होता, भिंड होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, वैसली बांध किस स्थान पर, तो गोहद में। इसके बाद भिंड अटेर तहसील में स्थित किला, यानी कि अटेर का किला कब बनवाया गया, तो आपको ध्यान है कब बनवाया गया, तो ये भी ध्यान में रखिए। वर्ष 2010 में गोरमी को तहसील का दर्जा प्रदान किया गया था। ये मध्य प्रदेश की किस जिले की तहसील है, तो कौन से जिले की तहसील है, मैंने आपको बताया था, भिंड जिले की तहसील है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग को कोसड़ और बरोही नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, कोसड़ और बरोही नामक स्थान पर महाभारत कालीन नगरी के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये दोनों ही स्थान किस जिले में स्थित हैं, तो कौन से जिले में स्थित हैं, भिंड। मध्य प्रदेश पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सत्यदेव कटारे का सम्मान मध्य प्रदेश में किस जिले से है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कुछ क्वेश्चंस की जानकारी आप सभी उपस्थित करें। डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, यानी कि पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, यानी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे, यहाँ पर अध्यक्ष नहीं, नेता प्रतिपक्ष, तो उनका संबंध किस जिले से, भिंड जिले से। कौन से जिले से, भिंड जिले से। मैंने आपको बताया था सत्यदेव कटारे के बारे में। ये अटेर तहसील के, गांव कौन सा था इनका, मनेकापुरा, जिला कौन सा था, भिंड, और ये मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा के रहे। डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हनुमान मंदिर किस जिले में स्थित है, तो भिंड जिले के महगांव में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस स्थान साइनो इंडिया क्रॉप्स लिमिटेड की आधारशिला रखी गई है। कभी कभी ये पूछ रहे हैं भारत सरकार की रक्षा उत्पादन कंपनी साइमन इंडिया क्रॉप्स लिमिटेड, तो ध्यान में रखना स्थान की बात कर रहा है तो कहाँ होगा, मालनपुर। हाल ही में यूनेस्को की धरोहर में शामिल गोहद का किला मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित, गोहद का किला यानी गायों की हद, तो सीधा कहाँ है, भिंड। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की उपरी का ताल, भिंड। किस दिनांक को भारतीय रेल मंत्री सुरेश भिंड से इटावा रेल यातायात प्रारंभ किया गया, तो ध्यान रखिए वो तारीख कौन सी थी, 27 फरवरी 2016। इसके बाद निवास नाम से व्यापार मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, किस जिले में लगता है, तो निवास के नाम से, भिंड। और 1150 हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया बनखंडेश्वर मंदिर स्थित कहाँ है, तो भिंड। इस प्रकार से मित्रों आप सभी
जल्दी से जल्दी अपने सपनों को एक नई उड़ान देते हुए प्रतिज्ञा के 01 कोड का प्रयोग करते हुए अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम प्रेजेंटेड बाय अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हुए पुनः कह रहा हूं, प्रतिज्ञा 01 कोड को इंगित करते हुए आज ही अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और अपने भविष्य को नई उड़ान प्रदान करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।